नमस्कार। आज हम सब वक्त में एक लंबा सफर तय करने वाले हैं, एक ऐसे दौर में जब भारत में पहले महान साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो दास्तान है जो आज भी हमारे इतिहास की जड़ों में बसी है। ये कहानी है मगध की। तो चलिए जरा कल्पना करते हैं, भारत का एक ऐसा इलाका जहां की जमीन उपजाऊ है, मानो सोना उगल रही हो, जहां नदियां जीवन का अमृत बहा रही हैं और जहां जमीन के नीचे लोहे का बेशकीमती खजाना छिपा है। जी हां, यही था मगध, गंगा के मैदानों में बसा हुआ उस जमाने के 16 महाजनपदों यानी बड़े राज्यों में सबसे अमीर और सबसे ताकतवर। किसी भी बड़ी इमारत की तरह इस साम्राज्य की कहानी भी इसकी नींव से ही शुरू होती है। एक ऐसी जमीन से जहां इतिहास ने एक विशाल साम्राज्य का बीज बोया था। ये देखिए, ये है हमारे सफर का पूरा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे हर्यंक वंश के उदय से, फिर देखेंगे शिशुनाग राजवंश का दौर, इसके बाद आएगा नंद साम्राज्य का जोर, और आखिर में हम पहुंचेंगे मौर्य साम्राज्य के शिखर तक। ये पूरा सफर हमें बताएगा कि कैसे मगध ने सदियों तक भारत की तकदीर को एक नई दिशा दी। हर महान इमारत के पीछे उसके बनाने वालों का हाथ होता है, उसके आर्किटेक्ट्स का। और मगध के मामले में ये आर्किटेक्ट्स थे इसके शुरुआती शासक, वो लोग जिन्होंने एक साम्राज्य का सपना देखा और फिर उसे हकीकत में बदल दिया। और इस कहानी के जो पहले नायक हैं वो हैं राजा बिंबिसार। हर्यंक वंश के ये वो दूरदर्शी शासक थे जिन्होंने मगध को एक छोटे से राज्य से उठाकर एक बड़ी राजनीतिक और आर्थिक महाशक्ति बना दिया। बिंबिसार की रणनीति वाकई कमाल की थी। वो सिर्फ जंग पर यकीन नहीं करते थे, उन्होंने शादियों के जरिए पड़ोसी राज्यों से रिश्ते जोड़े, जिससे दुश्मन भी दोस्त बन गए। एक बहुत ही स्मार्ट टैक्स सिस्टम लागू किया, जिससे खजाना भर गया और सेना और भी मजबूत हो गई। और हाँ, अंग जैसे इलाकों को जीतकर व्यापार के रास्तों पर अपना कब्जा जमा लिया। और ये वही थे जिन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, जो आगे चलकर हिंदुस्तान का दिल बना। बिंबिसार के बाद तख्त पर बैठे उनके बेटे अजातशत्रु। अब अगर बिंबिसार एक रणनीतिकार थे तो अजातशत्रु एक विजेता थे, एक ऐसे योद्धा जिसने अपनी ताकत के दम पर मगध की सीमाओं को दूर दूर तक फैला दिया। और उनकी फौजी ताकत का राज वो इस स्लाइड पर है। जरा सोचिए रथ मूसल के बारे में। ये ऐसे रथ थे जिनमें तेज धार वाले ब्लेड लगे होते थे, जो दुश्मन की सेना को गाजर मूली की तरह काट डालते थे। और फिर था महाशिला कंटक। ये विशाल पत्थर फेंकने वाली मशीनें थीं जो किलों की मोटी मोटी दीवारों को भी तोड़ देती थीं। सच कहूं तो इन हथियारों ने मगध की सेना को लगभग अजेय बना दिया था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। नंद वंश के आने के साथ ही मगध ने एकीकरण का एक ऐसा दौर देखा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उत्तर भारत का ज्यादातर हिस्सा एक ही झंडे के नीचे आ गया। इस एकीकरण के केंद्र में थे महापद्मनंद। उन्हें सर्वक्षत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने पुराने राजवंशों को जड़ से उखाड़ फेंका और एक विशाल केंद्रीकरण साम्राज्य बनाया, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था। नंद सेना कितनी विशाल थी, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 2 लाख। और सुनिए, ये तो सिर्फ उनकी पैदल सेना थी, इसके अलावा हजारों घुड़सवार और हाथी भी थे। मतलब ये एक ऐसी मिलिट्री मशीन थी जिसने पूरे उपमहाद्वीप में अपना दबदबा कायम कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी ताकत को एक चुनौती जरूर मिलती है। नंदों की बेशुमार दौलत और उनके जुल्म ने एक क्रांति के लिए जमीन तैयार कर दी थी। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मंच पर आते हैं और भारतीय इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। तो ये क्रांति हुई कैसे? देखिए, एक तरफ था चाणक्य का तेज दिमाग और उनकी अर्थशास्त्र की रणनीतियां, जिसने रास्ता दिखाया, और इस रास्ते पर चलकर चंद्रगुप्त ने एक सफल क्रांति का नेतृत्व किया और नंद वंश को उखाड़ फेंका। और बस इसी के साथ जन्म हुआ एक अखिल भारतीय साम्राज्य का मौर्य साम्राज्य। इस दास्तान के सबसे अहम पड़ाव, इसके क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। एक ऐसे सम्राट की कहानी जिसने जीत के मायने ही बदल दिए। ये कहानी है अशोक और उनके शांति के मार्ग की। शुरुआत में अशोक एक बहुत ही निर्दयी विजेता थे, जो सिर्फ ताकत के दम पर अपने साम्राज्य को फैला रहे थे। इतिहास उन्हें चंड अशोक यानी भयंकर अशोक के नाम से जानता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो सकता था जो इतने ताकतवर और क्रूर इंसान को पूरी तरह से बदल दे? इसका जवाब था कलिंग का युद्ध, एक ऐसी जंग जिसमें लाखों लोग मारे गए
उस भयानक विनाश को अपनी आंखों से देखकर अशोक को एहसास हुआ कि जीत की असली कीमत क्या होती है, और वो कीमत थी इंसानियत। और बस इस एक एहसास ने अशोक को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने धम्म की नीति अपनाई। ये सिर्फ शांति नहीं थी, ये एक नैतिक शासन का तरीका था। उन्होंने युद्ध को छोड़कर समृद्धि का रास्ता चुना। पूरे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सड़कें बनवाईं, अस्पताल खुलवाएं और विश्वविद्यालय बनवाएं। साम्राज्य भले ही समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी विरासत, उनकी गूंज हमेशा जिंदा रहती है। तो चलिए अब देखते हैं मगध की वो गूंज जो आज भी हमें सुनाई देती है। मगध की सफलता का एक बहुत बड़ा राज था उसका बेहतरीन प्रशासन। एक संगठित नौकरशाही, एक शक्तिशाली सेना, एक कुशल टैक्स सिस्टम और पाटलिपुत्र जैसी राजधानी जो प्रशासन, व्यापार और संस्कृति का केंद्र थी, ये सब मिलकर एक बढ़िया वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता था। आप देख सकते हैं कि मगध की अर्थव्यवस्था कितनी विविध थी। जैसा कि चार्ट में सबसे बड़ा 40% हिस्सा दिखा रहा है कृषि, तो इसकी रीढ़ की हड्डी थी ही। लेकिन साथ ही लोहे का व्यापार, शिल्प और कपड़ा उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन सब ने मिलकर इसे एक आर्थिक महाशक्ति बना दिया था। लेकिन मगध की सबसे बड़ी विरासत उसकी सैन्य शक्ति नहीं थी। उसका सबसे बड़ा योगदान था भारत को पहली बार राजनीतिक रूप से एक करना, एक अखंड भारत की नींव रखना। तो बिंबिसार के एक सपने से लेकर अशोक की शांति की नीति तक, मगध ने इस उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए एक नई शक्ल दी। इसने भारत को एक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान दी। तो अंत में ये सवाल सोचना लाजमी है कि कैसे एक प्राचीन साम्राज्य का नजरिया, उसका विजन, एक राष्ट्र को आज भी हमेशा के लिए प्रभावित करता रहता है। इस पर सोचिएगा जरूर।